जो आपकी संकल्पना है, जो आपका विज़न है और जो पुनरुत्थान विद्यापीठ के जो आदर्श हैं, जो आधार स्तंभ हैं, जो उसमें योजनाएँ हैं, परियोजनाएँ हैं, आप उसके विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताइए। जी। पुनरुत्थान विद्यापीठ की स्थापना 2004 में हुई। पुनरुत्थान विद्यापीठ है, इसका अर्थ है कि वह एक यूनिवर्सिटी है, परंतु वह आज जो देश भर में 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जैसी नहीं है। किस अर्थ में? तो सामान्य रूप से विद्यापीठ अथवा विश्वविद्यालय अथवा यूनिवर्सिटी कहो तो वह उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, एडवांस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्च इसका क्षेत्र है। पुनरुत्थान विद्यापीठ केवल उच्च शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, वह समग्र शिक्षा का क्षेत्र है। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन में विद्यालय नाम से जो शिक्षा जिस आयु से शुरू होती है, तब से लेकर जिस आयु तक वो शिक्षा ग्रहण करता है, तब तक का पूरा समय, पूरी अवधि इसमें समाहित है। ये तो उसका एक आयाम हुआ। परंतु पुनरुत्थान विद्यापीठ का सूत्र है, शिक्षा को टेक्निकली नहीं देखना, विद्यालय में जाकर ही शिक्षा मिलती है, ऐसा नहीं है। शिक्षा जीवन विकास के लिए है। क्या बात है। जीवन विकास कुटुंब में होता है, जन्म से शुरू होता है, जन्म से भी पूर्व गर्भावस्था से शुरू होता है। और हमने कितने असंख्य उदाहरण देखे हैं कि गर्भावस्था में उसे शिक्षा प्राप्त हुई है। अभिमन्यु, अष्टावक्र जैसे तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं, परंतु वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण तो हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही पूरा जीवन भर घर से और विद्यालय से बाहर समाज में हमारा जो जीवन यापन होता है, वहाँ भी शिक्षा तो प्राप्त होती ही है। अनुभवों से, आदान प्रदान से सर्वत्र शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए शिक्षा के 2 सूत्र और है, आजीवन शिक्षा और सार्वत्रिक शिक्षा। तो विद्यालय, आज हमने क्या किया है, विद्यालय में मिलती है वही शिक्षा है, बाकी शिक्षा मिलने का स्थान ही नहीं है। नहीं, इसमें मूलभूत बदल करना होगा और आजीवन शिक्षा कुटुंब में, विद्यालय में और समाज में सार्वत्रिक शिक्षा, सर्वत्र मिलने वाली शिक्षा, ऐसी 2 बातों को साथ में जोड़ना होगा। तो ये शिक्षा के बारे में पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक दूसरा आयाम है। माने समग्र शिक्षा के ये 3 आयाम हुए। पुनरुत्थान विद्यापीठ के शिक्षा के संबंध में और 3 सिद्धांत हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिसके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे, और भारतीय शिक्षा की ही यदि प्रतिष्ठा करनी है तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। पहला है, शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, शासन के अथवा और कोई भी आर्थिक क्षेत्र के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा एक तो इसलिए कि वेद काल से लेकर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में शिक्षा स्वायत्त ही थी। पहली बार मैकॉले के शिक्षा नीति के बाद 1938 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से नाते सरकार में शिक्षा विभाग शुरू हुआ। वो भारतीय व्यवस्था है ही नहीं, परंतु वो जो शुरू हुआ वो आज तक चलता है और ऐसा स्थापित हो गया है कि अब तो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि सरकार यदि शिक्षा को नहीं चलाएगी तो और कौन चलाएगा, इतनी स्थापित हो गई है। परंतु वह भारतीय नहीं है ये कल्पना। इसलिए हमें पहला सिद्धांत तो यही लेना पड़ेगा, शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए। स्वायत्त का अर्थ है शिक्षक के अधीन चलनी चाहिए। अब इसमें भी समस्या तो है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा को ओन करने की स्थिति में आज नहीं है, स्वयं मानसिक वैचारिक रूप से भी नहीं है और व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भी नहीं है।
इसलिए कठिन क्षेत्र तो हैं, परंतु यदि शिक्षा को भारतीय बनाना है तो ये सिद्धांत तो हमें अपनाना पड़ेगा ही। मान्यता शिक्षा के लिए शासन नहीं देता, विद्वत जन देते हैं और समाज देता है। समाज इस रूप में कि समाज को लगना चाहिए कि ये शिक्षा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, कल्याणकारी है। और विद्वानों की मान्यता इसलिए, हाँ, ज्ञान क्षेत्र में जो सब चल रहा है वो ठीक है। शासन तो इसमें ऑड मैन आउट जैसी स्थिति में ही है, हमेशा रहा है, आज भी वैसा ही होना चाहिए। तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और निर्वेतन होनी चाहिए। यह भी उतना ही कठिन है। समाज की मान्यता है जो जिसका शुल्क नहीं दिया जाता उसमें तो कोई दम ही नहीं होता, वो मूल्य ही नहीं होता उसका। यहाँ से लेकर क्यों निःशुल्क नहीं होनी चाहिए? निःशुल्क होनी ही चाहिए। सरकारी योजनाएं अनेक सारी निःशुल्क शिक्षा की ही होती हैं, परंतु वह निःशुल्क होने मात्र से प्रभावी नहीं होती, परंतु निःशुल्क होनी चाहिए, निर्वेतन होनी चाहिए। निर्वेतन आज कुछ भी नहीं होता है, परंतु शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए, पैसे के साथ संबंध जोड़कर नहीं। पर कोई तुरंत कहेगा निःशुल्क शिक्षा चलेगी तो छात्रों को तो अच्छा है, निःशुल्क पढ़ने को मिलता है तो, लेकिन शिक्षक बिना वेतन से कैसे पढ़ाएंगे? उसको परिवार होता है, उसको अपना जीवन यापन करना होता है। तो निर्वेतन अगर वो काम करता है तो उसका योगक्षेम चलेगा कैसे? बात तो बिल्कुल ठीक है। केवल शिक्षक का नहीं, विद्यालय का भी तो योगक्षेम चलना चाहिए। तो इसके लिए समाज का सहयोग लेना, शिक्षकों ने अपने बलबूते पर समाज से सहयोग प्राप्त करना और शिक्षा का कार्य चलाना, इसको कहते हैं अर्थनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता और पढ़ाने वाले को पढ़ाने के पैसे नहीं मिलते। खाने पीने के लिए तो मिलते हैं, जीवन यापन करने के लिए मिलते हैं। इसलिए ज्ञान क्षेत्र और अर्थ क्षेत्र, इन दोनों का सीधा संबंध छोड़ो। उसके बाद समाज गुरुकुल का ऐसा पोषण करे कि वो कभी भी अभाव में न रहे।